वेलकम टू इमेजिन पॉइंट यूट्यूब चैनल। तो प्यारे बच्चों, आज डे 1 का हम लोग चैलेंज लेके आए अपने चैप्टर सोल्यूशन, केमिकल कैटेक्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। इसमें बेटा इन तीनों चैप्टरों को मिलाकर के हम लोग उन क्वेश्चंस को देखने वाले हैं जिसमें आपका जो कॉन्सेप्ट है वो ज़्यादा लगने वाला है, जिसमें क्वेश्चन गलत होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। देखो भाई, जो सिंपल टाइप के क्वेश्चन हैं वो तो आप आराम से कर लेंगे, लगभग सारे बच्चे कर लेते हैं, मगर जहाँ पे ट्विस्ट आता है मैं उन क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा। अब देखो, मेरा पहला जो क्वेश्चन है वो सॉल्यूशन को लेकर के है। देखो भाई क्या लिखा है, अरेंज द फॉलोइंग। भैया वो कुछ सॉल्यूशन पकड़ाने वाला है, पहले बात सुनना, वो कुछ सॉल्यूशन पकड़ाने वाला है। अब वो अरेंज क्या करवाएगा? देखो भाई, मेरे पास 4 प्रकार की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर हो गया, इलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट हो गया, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट हो गया एंड लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हो गया। तो बेटा 4 प्रकार की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में वो क्या क्या अरेंज करवा सकता है? बच्चे गलतियां कर जाते हैं, कभी कभी ऑस्मोटिक प्रेशर का इंक्रीजिंग ऑर्डर दे देगा, कभी कभी ऑस्मोटिक प्रेशर का डिक्रीजिंग ऑर्डर दे देगा, कभी कहेगा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा है, कभी पूछेगा बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा है। बात सुनिए, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होना अलग चीज है और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होना अलग चीज है। बात समझ रहे हैं? अच्छा, यहाँ पे डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, या मिनिमम फ्रीजिंग पॉइंट किसका है, मैक्सिमम फ्रीजिंग पॉइंट किसका है, सब अलग अलग वर्ड हैं। तो ध्यान से बात आप सुनेंगे। पहले क्वेश्चन को मैंने कुछ नहीं लिखा है, मैंने लिखा है अरेंज द फॉलोइंग। तो पहला काम आपको ये करने वाला है कि आप सब में नंबर ऑफ पार्टिकल्स को निकाल लेंगे। देखो, सबसे पहले आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स को निकाल लेंगे। तो मैं बता दूं, जो मेरे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स होता है, मैं फिर से लिख रहा हूं यहां पर, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है ऑस्मोटिक प्रेशर पाई। मतलब जितने ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे बेटा, आपका ऑस्मोटिक प्रेशर भी उतना ज्यादा होगा। प्लस नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ने से एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। मतलब ये डायरेक्टली होता है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के, मतलब बॉइलिंग पॉइंट भी आपका ज्यादा होगा, मतलब एलिवेशन ज्यादा होगा। बात समझ रहे हैं? मतलब जो एलिवेशन की वैल्यू है वो ज्यादा होगा। और ये डायरेक्टली होता है बेटा डिप्रेशन, ये होता है डायरेक्टली डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। मतलब डिप्रेशन उतना ही ज्यादा होगा, उतनी कमी आएगी, डिप्रेशन उतना ही ज्यादा होगा। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा है, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट कम हो गया, जितना ज्यादा कम होगा उतना ही डिप्रेशन ज्यादा माना जाएगा। मतलब जितना हम बोलेंगे डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट तो बढ़ेगा मगर फ्रीजिंग पॉइंट घट रहा होगा, ठीक है ना। और ये जो होता है बेटा, मेरे पास जो वेपर प्रेशर है, वेपर प्रेशर अगर पार्टिकल बढ़ेंगे तो आपका लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ये भी आपका क्या होगा, बढ़ेगा। मतलब लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। मतलब लोवरिंग ज्यादा होगी, लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर तो बढ़ेगा मगर ओवरऑल जो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है बेटा वो क्या होगा, कम होगा। तो क्वेश्चन किस तरह से पूछ सकता है कि भाई आपको पहला काम है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकाल लेने। पहला काम क्या कर लेना, नंबर ऑफ पार्टिकल। बच्चा क्या करता है कि सीधा सा रट लेता है कि भाई एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। अरे भाई, अगर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा यानी सीधी सी बात है, जो बाद में सोल्यूशन है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, मतलब डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट में गड़बड़ होता है, फ्रीजिंग पॉइंट जितना डिप्रेशन बढ़ेगा उतना ही फ्रीजिंग पॉइंट घटेगा। लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर तो बढ़ेगा, मतलब वेपर प्रेशर की लोवरिंग तो ज्यादा होगी मगर वेपर प्रेशर बेटा कम हो जाता है। मतलब जितना ज्यादा पार्टिकल बढ़ेंगे, तो आप ध्यान से बस सुनिएगा कि अगर उसने पूछा है कि पार्टिकल बढ़ने से लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, तो लोवरिंग बढ़ती है, लोवरिंग बढ़ती है। अच्छा बताइए, जितना लोवरिंग बढ़ेगी उतना बाद वाला वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम। अगर उसने पूछा सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या हो, तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर घटेगा मगर लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट में भी गड़बड़ होता है, डिप्रेशन तो घटेगा, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट तो बढ़ेगा, ये वैल्यू तो बढ़नी है मगर जो आपका फ्रीजिंग पॉइंट आने वाला है वो बहुत कम आने वाला है। तो इन बातों को अगर आप ध्यान रख के चलेंगे तो बड़े अच्छे से क्वेश्चन को कर पाएंगे। सर आपने ये तो नहीं बताया कि आप कैसे पार्टिकल निकालेंगे। तो पहले आप देख लेंगे कि कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, कौन कौन से नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। जैसे यहाँ पर 0.1 बोला ग्लूकोज, ये तो बेटा नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, तो यहाँ का तो आपका जो कंसंट्रेशन रह जाएगा 0.1 ही रह जाएगा।
ये भी ग्लूकोज है, ये भी NH नहीं होगा, तो इसका बेटा 0.3 पार्टिकल्स की संख्या मान लेते हैं, ऐसे मान के चलते हैं, ठीक है। ये 0.1 रह जाएगा, 0.3। अब बताइए ये 0.1 मोलर NaCl है, जब ये आयनाइज होगा बेटा तो एक Na+ होगा, एक Cl-, ठीक है। तो Na+ होगा 0.1, Cl भी होगा 0.1, कंप्लीटली आयनाइज मान के चलेंगे, ठीक है। तो ये बेटा कुल मिला के 0.2 हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद ये 0.2 मोलर NaCl है, Na+1 Cl-1, ये भी 0.2, ये भी 0.2, मिला के 0.4 हो गया। अब देखिए ये मेरे पास सबसे कम पार्टिकल हैं, मेरे पास सबसे कम पार्टिकल हैं 0.1 मोलर ग्लूकोज में, उससे ज़्यादा पार्टिकल होंगे 0.2। 0.2 बेटा किसका आ रहा था, 0.1 मोलर NaCl, ठीक है। उसके बाद मेरे पास है 0.3, ये मेरे पास है 0.3 मोलर ग्लूकोज, और सबसे ज़्यादा हो गया 0.4, ये मेरे पास लास्ट, और इसी सीक्वेंस में मैंने लिख दिया है। अब कुल मिला के मैंने इन चारों में नंबर ऑफ पार्टिकल्स को निकाल लिए हैं। बताइए यहाँ पर सबसे कम पार्टिकल्स कहाँ पर हैं, सबसे कम पार्टिकल्स बेटा पहले वाले में, ठीक है। सबसे कम पार्टिकल पहले वाले में है, तो पहले वाले का ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा, ठीक है। सबसे ज़्यादा पार्टिकल 0.4 वाले में, मतलब इसका है, सबसे ज़्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर इसी का ही होगा। अब बताइए सबसे पहले वाले में पार्टिकल्स कम है, तो बेटा इसमें एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट भी कम हुआ होगा। इसमें पार्टिकल ज़्यादा लास्ट वाले में, इसमें एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हुआ होगा। इसमें पार्टिकल कम है, इसमें डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट कम हुआ होगा, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा आया होगा। मतलब कुल मिला के डिप्रेशन कम हुआ है तो फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा घटा नहीं, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। इस वाले में देखिए पार्टिकल ज़्यादा हो गए तो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा हुआ, डिप्रेस ज़्यादा हुआ, तो अगला फ्रीजिंग पॉइंट काफ़ी कम आएगा, ठीक है ना। अगर पूछता पहले और लास्ट वाले में किसका फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा आएगा, तो पहले वाले का फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा आएगा क्योंकि यहाँ डिप्रेशन कम हुआ है, और लास्ट वाले का फ्रीजिंग पॉइंट कम आएगा क्योंकि यहाँ डिप्रेशन ज़्यादा हुआ है, ठीक है। इस तरह से अगर पूछेगा बताओ किसका लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, तो जिसमें पार्टिकल ज़्यादा होंगे उसका बेटा लोवरिंग भी ज़्यादा होगा। तो इस वाले में देखेंगे तो पार्टिकल बेटा ज़्यादा आ रहे हैं, तो लोवरिंग ज़्यादा होगा, और इस वाले में लोवरिंग तो ज़्यादा होगा, मगर वेपर प्रेशर बेटा क्या होगा, कम होगा। इस वाले में बेटा पहले वाले में मैं पहले और जो मिनिमम मैक्सिमम उनको लेके चल रहा हूँ, बाकी बीच वाले तो आप अरेंज कर ही लोगे ना भैया। तो यहाँ पहले वाले में देखो क्या होगा, लोवरिंग कम होगा मतलब वेपर प्रेशर ज़्यादा आएगा, और इस वाले में लोवरिंग ज़्यादा होगा मतलब वेपर प्रेशर कम। तो ये मेरा पहला कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन था, जिसमें आप बिना कॉन्सेप्ट के कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अगर पेपर में आ गया भाई राउल्ट लॉ क्या है लिख दीजिए, तो भाई आप लिख के आ जाओगे, उसमें मैं तुम्हें क्या बता दूं यार, बताओ। उसने पेपर में दिया सैंडमेयर रिएक्शन बता दो यार, तो भाई तुम तो सैंडमेयर लिख ही लोगे यार, एक औसतन बच्चा भी सैंडमेयर लिख ही लेगा मेरे हिसाब से, ठीक है ना। मगर मैं यहाँ पे उन क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ भाई जिसमें कॉन्सेप्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो पहला क्वेश्चन तो इस तरह का ये बनेगा, तो मैं इसको हटा देता हूँ, आपने नोट कर लिया होगा, आप वीडियो पॉज करके नोट सकते हैं, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। दूसरा देखो क्या है, आइडियल और नॉन आइडियल के बारे में बच्चे बड़ा परेशान रहते हैं। देखो भाई आइडियल सोल्यूशन वो हैं जो मेरे पास लिक्विड राउल्ट लॉ को फॉलो करते हैं। जैसे अगर मेरे पास टोटल प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन है तो उसका फॉर्मूला आपको दिमाग में रखना है, क्या होता है, PA0 और काई ऑफ A प्लस हो गया PB0 और काई ऑफ B, ठीक है। ये जो मेरे पास ये दो प्रकार के पार्शियल प्रेशर है, ये बेटा पार्शियल प्रेशर ऑफ ए सोल्यूशन है प्लस ये बेटा पार्शियल प्रेशर ऑफ बी सोल्यूशन है, ठीक है। अगर आपको पार्शियल प्रेशर ऑफ ए निकालना है तो वो होता है PA0, मतलब ए का प्योर प्रेशर वेपर प्रेशर और उसका मोल फ्रैक्शन इन सोल्यूशन। इसी तरह से अगर पार्शियल प्रेशर बी निकालना है तो बी का प्योर स्टेट में आपका वेपर प्रेशर और उसका मोल फ्रैक्शन इन सोल्यूशन फेज, इनको जोड़ोगे तो सोल्यूशन आइडियल। तो अगर कोई सोल्यूशन, मेरी बात सुनना भाई, अगर कोई सोल्यूशन इस राउल्ट लॉ को फॉलो कर रहा है, मतलब इन दोनों का जो जोड़ है, मतलब जो वेपर प्रेशर दोनों के हैं ना, उन दोनों वेपर प्रेशर को अगर हम जोड़ें और टोटल वेपर प्रेशर के इक्वल आ जाए तो बोलेंगे वो सोल्यूशन आपका क्या हो गया, आइडियल सोल्यूशन। तो आइडियल सोल्यूशन के लिए देखो क्या क्या कंडीशन है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। मेरे पास ये फॉलो करेगा तो PT = PA प्लस PB आ जाएगा। लोग बच्चों को ये सब बड़ा कंफ्यूजन देता है, ठीक है। जब आप सोल्यूशन को मिक्स करते हो सोल्यूशन आइडियल बनता है तो बेटा ना तो उसमें कोई हीट निकलती है और ना ही कोई हीट यहाँ पर आपकी लगती है, मतलब कुल मिला के डेल्टा H ऑफ मिक्सिंग जो है वो हमेशा 0 आएगा। इसका मतलब ये भी आप ध्यान रखें, पता ऐसे पूछ सकता है रिएक्शन ना
तो एक्सोथर्मिक होने वाली है और ना ही बच्चा एंडोथर्मिक। अब बच्चा अलग अलग तरीके से एक क्वेश्चन को कई नजरियों से देखने वाले क्वेश्चन बता रहा हूं, एक क्वेश्चन को कई नजरियों से देखने वाले क्वेश्चन बता रहा हूं, बात समझ रहे हैं? ना एक्सोथर्मिक ना एंडोथर्मिक, मिक्सिंग, वहां वॉल्यूम मिक्स करो, मतलब पहला वॉल्यूम 10 ml है, दूसरा भी 10 ml, तो मिला के 20 ml होना चाहिए। वॉल्यूम दोनों का जोड़ ना तो ज्यादा हो ना तो कम, मतलब कुल मिला के डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग की जो वैल्यू है वो भी आपकी 0। ठीक, अब ये तो हो गया आइडियल सोल्यूशन। अगर मेरे पास नॉन आइडियल होगा तो नॉन आइडियल के अंदर दो प्रकार के डेविएशन होते हैं। ठीक है, ये सब कंडीशनें बच्चे ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, नॉन आइडियल के अंदर दो केस हैं, एक पॉजिटिव डेविएशन और एक नेगेटिव। तो भैया पॉजिटिव वाले में सब बढ़ा देना, सब बढ़ा देना, मतलब अगर पॉजिटिव डेविएशन है तो वहां पर टोटल प्रेशर की वैल्यू PA प्लस PB से ज़्यादा आ जाएगी। मतलब टोटल प्रेशर आप देखो, दोनों का अगर अलग अलग प्रेशर जोड़ोगे वो कम आएगा और टोटल वाला ज़्यादा आएगा। इसी तरह से डेल्टा H ऑफ मिक्सिंग जो होगी वो 0 से बड़ी, मतलब पॉजिटिव वैल्यू आएगी। इसका दूसरा मतलब ये हो गया 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव आ रहा है डेल्टा H तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। मतलब एंडोथर्मिक का मतलब इसको कराने में एनर्जी लगने वाली, इसको कराने में एनर्जी लगने वाली है। प्लस डेल्टा V ऑफ मिक्सिंग की वैल्यू भी बेटा 0 से बड़ी आती है। इन सब बातों का विशेष ध्यान रखना है, बात समझ रहे हैं? अब उसके बाद मेरे पास क्या है, अगला याद देख लेते हैं। मेरे पास अगर निगेटिव डेविएशन में आप जाएंगे, बेटा मैंने क्या कहा, निगेटिव है, सब लेस कर दो, सब लेस कर दो, मतलब टोटल प्रेशर जो होने वाला है वो PA प्लस PB से कम होने वाला है। आपका डेल्टा H ऑफ मिक्सिंग जो है वो आपका 0 से छोटा, मतलब निगेटिव वैल्यू आएगी। ये भी पूछ सकता है डेल्टा H निगेटिव आ रहा, हाँ निगेटिव आ रहा है तो ये एक्सोथर्मिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चा, एक्सोथर्मिक। और डेल्टा V ऑफ मिक्सिंग भी आपका 0 से कम, मतलब कम वॉल्यूम हो जाएगा। मतलब कुल मिला के 10 ml मिलाया, 10 ml मिलाया, मगर R 18 ml लाए। भाई आना तो 20 चाहिए था मगर R 18 ml ला। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन में बच्चे बहुत ज़्यादा गड़बड़ियाँ करते हैं। सीधा कॉन्सेप्ट है बराबर बराबर, पॉजिटिव मतलब बड़ा बड़ा, बड़ा निगेटिव मतलब छोटा छोटा छोटा। कहाँ से क्वेश्चन गलत हो जाएगा ये बता दो मेरे को। ठीक है, आप इनको नोट करिए, फिर मैं अगला क्वेश्चन नोट करता हूँ फटाक से। अब देखिए वांट ऑफ भैया ये भाई सबको बड़ा कंफ्यूज करते हैं, बहुत परेशान करते हैं। क्वेश्चन को ट्विस्टिंग मार सकता है, मतलब वांट ऑफ को लेकर के बेटा वो क्वेश्चन ट्विस्ट कर सकता है। तो वांट ऑफ का मतलब पहले समझ लेते हैं। अगर मेरे पास सोल्यूशन में कोई पार्टिकल डिसोसिएट हो रहा है, मतलब आयनाइज हो रहा है या फिर बेटा एसोसिएट हो रहा है, तो उस जगह पर ही आपको वांट ऑफ घुसड़ना है। बात समझ गए? अगर आपने ग्लूकोज घोल दिया तो ग्लूकोज आयनाइज नहीं होता। चार ध्यान रखो, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, यूरिया, इनके यार एग्जाम्पल तुम्हारे में देता तो क्यों माथा बच्ची कर रहे हो? इनमें बेटा वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू 1 होती, क्योंकि ये ना तो आयनाइज होते हैं ना बेटा एसोसिएट होते हैं। ठीक है, तो वांट ऑफ फैक्टर जैसे मान लो मैंने किसी सल्यूट को अपना वाटर में डिसॉल्व करा, वो ब्रेक हो गया। क्या हो गया? ब्रेक हो गया। तो भैया आफ्टर ब्रेकिंग नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। या फिर उसके कई सारे मॉलिक्यूल जुड़ के डायमर बना लेंगे तो आफ्टर एसोसिएशन नंबर ऑफ पार्टिकल्स बेटा घट जाएंगे। तो अगर आई निकालना है तो आई का तो जनरल फॉर्मूला है नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। ठीक, तो ये तो मेरे पास फॉर्मूला अपॉन में क्या है, इनिशियल नंबर ऑफ पार्टिकल। क्या है? इनिशियल नंबर ऑफ पार्टिकल, जितने पार्टिकल शुरुआत में लेके चले थे वो, और भैया पानी में डालने के बाद वो टूट गया कि जुड़ गया वो लगा देना है। ठीक है, अब क्या है, सपोज करो मान लो मेरे पास जो इलेक्ट्रोलाइट था वो कंप्लीटली आयनाइज हो गया। अल्फा ये आई कैसे निकालने का, कंप्लीटली आयनाइज हो गया। जैसे मान लो अगर NaCl उसने कहा कंप्लीटली आयनाइज, तो बस ये देख लेना कि कितने पार्टों में ब्रेक हो रहा है, वही आई की वैल्यू हो जाए। जैसे मान लो ये 1 था, अब ये आएगा Na+Cl-। ठीक है, तो ये 0, ये शुरुआत में 0 था, इधर अब 0 बचेगा। कंप्लीटली टूटने की बात हो रही, इधर कुछ नहीं बचने वाला, तो ये 1 + 1। तो भैया जो आई होगा बताइए, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन कितना हो गया? 2, ऊपर 2 आ गया और लेके कितना चल रहा है? 1। तो इसका आई का मान क्या हो गया? 2। जनरल भाषा में बात समझ लो, जनरल भाषा में अगर कभी भी डिसोसिएशन होता है, तो आई की वैल्यू 1 से बड़ी हो जाती है। मान लो कोई पार्टिकल ब्रेक ही नहीं हुआ तो ऊपर भी 1 नीचे भी 1, आई की वैल्यू 1। मतलब कोई पार्टिकल अगर ब्रेक नहीं हो रहा है ना तो उसकी आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। और अगर ब्रेक हो रहा है, टूट रहा है, तो आई हमेशा ग्रेटर देन 1। अब मान लो उसने कहा BaCl2 है
और कंप्लीटली आयनाइजेशन मान लो, क्या मान लो, कंप्लीट आयनाइज, बस देख लो कितने पार्टों में ब्रेक हो रहा है, बस काम खत्म। तो Ba डबल प्लस हो गया प्लस 2Cl माइनस, पहले देखो इसका आई निकालना है। अगर उसने कहा कंप्लीटली आयनाइज है तो देखो एक पार्ट के लिए 2, तो कितना आंसर आएगा 3। हाँ, शर्त इसके लिए ये है, शर्त ये है कि बेटा कंप्लीटली आयनाइज होना चाहिए। अगर मान लो उसने कहा नहीं भाई कंप्लीटली आयनाइज नहीं हो रहा है, उसने कहा भाई नहीं कंप्लीटली आयनाइज नहीं हो रहा है, तो फिर वहाँ पे एक वर्ड चिपक जाएगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, या अगर हो रहा है एसोसिएशन तो डिग्री ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, जैसे मान लो मैंने कहा ए बी पार्ट के लिखा है और ये मेरे पास ए प्लस और बी माइनस, डायमर का एग्जांपल दे रहा हूँ, मतलब कुल मिला के 2 पार्टों में ब्रेक का एग्जांपल दे रहा हूँ। तो ये शुरुआत में 1 था, 0 0 था, मेरे पास एल्फा आयनाइज हो गया। कितना आयनाइज हो गया, अल्फा। डिग्री ऑफ एल्फा क्या है, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, कितना आयनाइज हो रहा है। तो बताओ इसकी स्टोइचियोमेट्री 1 है, 1 है, मतलब ये भी अल्फा आएगा, ये भी अल्फा आएगा। तो आपका आफ्टर पार्ट मतलब आफ्टर पार्टिकल की संख्या क्या हो जाएगी, सबको जोड़ देते हैं। ये वो है जो आयनाइज नहीं हुए हैं, ये वो है जो आयनाइज हो गए। तो 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा, ठीक है, तो ये कट गया है कि, तो यहाँ पर हो गया 1 प्लस अल्फा हो गया, और आई की वैल्यू मेरे पास निकल आएगी आपकी 1 प्लस अल्फा अपॉन में 1, क्योंकि देखो यहाँ पर आपके पार्टिकल कितने भागों में ब्रेक हो रहे हैं बेटा, 1 प्लस, आफ्टर डिसोसिएशन कितने पार्टिकल हैं, 1 प्लस अल्फा, इनिशियल कितना 1। ये फॉर्मूला अगर आप रट के गए तो आपको ऐसे नहीं पढ़ना है, आप अपना एग्जाम्पल यहाँ पर चेंज करेंगे। अब जैसे यहाँ पर मैं मान लूँ अपना एग्जाम्पल, सपोज करो जैसे ये 2 पार्टों में ब्रेक हो रहा था, अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट बेटा 3 पार्टिकल में ब्रेक हुआ, कुछ बच्चे क्या करते हैं ये फॉर्मूला रट लेते हैं। नहीं भाई, अगर मैं अपना एग्जाम्पल BaCl2 का ले लूँ बेटा, उसके लिए फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। किताबों में जनरलाइज फॉर्मूला दे रखा है, करके देखोगे तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो यहाँ पर क्या हो गया बच्चा, Ba डबल प्लस प्लस 2Cl माइनस, ऐसे आएगा। शुरुआत में 1 होगा तो ये 0 0, 1 माइनस अल्फा हो गया, ये तब मैं बता रहा हूँ। ऐसे तो आंसर बॉन्ड ऑफ फैक्टर का 3 आता, मगर कब आता, जब ये कंप्लीटली आयनाइज होता। मगर इस समय उसने कहा नहीं भाई कंप्लीटली आयनाइज नहीं हो रहा है, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो यहाँ पे तो अल्फा आ जाएगा, और ये डबल है तो 2 अल्फा। तो आफ्टर जो मेरे पास, मैं सीधा आई लिख देता हूँ। देखो भाई टोटल पार्टिकल तो ये हैं, तो जब इसको जोड़ूंगा ना मैं, तो अल्फा अल्फा कट के ये हो गया 1 प्लस 2 अल्फा अपॉन में 1। ये मेरे पास आई का फॉर्मूला है। ये एक प्रकार से रिलेशन भी है कि वांट ऑफ फैक्टर और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में बेटा रिलेशन भी है। अगर आप यहाँ पर AB3 लाइक करेंगे ना, तो बेटा आपका फॉर्मूला जो होगा बेटा फिर से बदल जाएगा। तो अब मैं बात कर लेता हूँ थोड़ा सा एसोसिएशन की बात कर लेता हूँ, फिर जितनी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हैं उस पर बॉन्ड आपको कैसे लगाना मैं बता दूंगा। ठीक है, देखो भाई अगर एसोसिएशन है तो मैंने Na मॉलिक्यूल ले लिया, तो ये An बन गया। ठीक है, जैसे यहाँ 2A लिखा तो A2 बन गया। तो मोस्टली केस वो डायमराइजेशन के देता है, डायमर, मगर मैं जनरलाइज पढ़ा देता हूँ। तो 1 माइनस यहाँ 0 होगा, तो 1 में से अल्फा घटा, तो यहाँ पर अल्फा बाई n वैल्यू, जैसे वहाँ पर n का मल्टीप्लाई एक प्रकार से हो रहा था, जो स्टोइचियोमेट्री थी उसका मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ पे डिवाइड होगा। तो अगर आपको आई निकालना होगा तो टोटल पार्टिकल तो ये बचे मेरे पास, तो 1 माइनस अल्फा प्लस का अल्फा बाई n अपॉन में इनिशियल की वैल्यू 1 हो गई। तो ये फॉर्मूला आप तब अप्लाई करेंगे जब मेरे पास लगेगा आपका एसोसिएशन का केस, जब वो बोलेगा एसोसिएशन, जैसे उसने कहा डाइमर बोल दिया, क्या बोल दिया उसने, डाइमर, तो यहाँ मैं 2 कर लूँगा, यहाँ 2 कर लूँगा, यहाँ 2 कर लूँगा, यहाँ पर 2 बाई, सॉरी यहाँ अल्फा बाई 2 कर दूँगा, ये तो अल्फा ही रहेगा, अल्फा बाई 2 करके मैं इसको सॉल्व कर लूँगा और मेरा आंसर आएगा। मोस्टली केस वो एसिटिक एसिड वाला पकड़ाता है, मगर आप अगर जनरलाइज पढ़ के गए ना, अगर आप जनरलाइज पढ़ के गए तो फिर कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है। अगर उसने कहा नहीं भाई कंप्लीटली आयनाइज हो गया, कंप्लीटली आयनाइज हो गया, तो भाई देख लो कितने पार्टों में ब्रेक हो रहा है, वही आई होता है सीधे। कि कंप्लीटली एसोसिएट हो गया तो जितना हुआ उसका जस्ट हाफ कर दो। अगर डाइमर बन रहा है, ट्राइमर बन रहा है, तो जस्ट 1/3 कर दीजिए आप। ठीक है, अच्छा अब मेरे पास जो 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हैं, अगर वो हमारे पास नॉन इलेक्ट्रोलाइट की हैं तो उनके फॉर्मूले में बताता हूँ। जैसे मेरे पास मेरा पहला फॉर्मूला होता है P0 माइनस PS अपॉन में P0 इज इक्वल टू N अपॉन N। ये बेटा लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का आपने पढ़ा होगा। अगर आपका नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तब तो यही लगेगा, अदरवाइज अगर इलेक्ट्रोलाइट वगैरह है या वांट ऑफ फैक्टर कहाँ लगेगा, जहाँ पर हमारा डिसोसिएशन या एसोसिएशन लगा होगा तो उसका बस मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब आप सॉल्व करेंगे P0 माइनस PS अपॉन P0 इज इक्वल टू N अपॉन N, और ये आपका मल्टीप्लाई बाई आई हो जाएगा। इससे नहीं, मतलब इस वाले में आपका मल्टीप्लाई बाई आई कर देंगे। बाकी सबके मतलब आपको पता होंगे। ये बेटा तब का केस होगा जब वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू 1 आएगी, ये तब का होगा जब 1 नहीं आएगी। P0 बेटा मेरा इनिशियल वेपर प्रेशर है, PS बेटा सोल्यूशन का वेपर प्रेशर है,
स्मॉल n इज द मोल ऑफ द सोल्यूट, कैपिटल N मोल ऑफ द सॉल्वेंट, और ये I हो गया। अगर मेरे पास बात करूं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट की, तो डेल्टा TB इज इक्वल टू होता है KB इंटू आपकी मोलैलिटी। ये तब लगेगा बेटा, आप देख रहे हैं आई की वैल्यू यहाँ 1 होगी, मतलब ना तो पार्टिकल जो आपने डाला ना टूटेगा ना जुड़ेगा, ठीक है। और अगर आपका आई का मल्टीप्लाई हो गया है फिजिकल टू आई, और ये हो जाएगा KB इंटू एम। तो ये फॉर्मूला कब लगेगा, जब आई आएगा। आई कब आएगा, जब पार्टिकल टूटेगा या जुड़ेगा। बाकी आई निकालने का फॉर्मूला मैंने दोनों बता दिया है। अगर कंप्लीटली टूट रहा है तो भी आई कैसे निकलता है, तो डायरेक्ट निकल जाता है। अगर डिग्री दे रखी तो उसके लिए मैंने बता दिया, ठीक है। अच्छा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में आप क्या करेंगे, डेल्टा TF कर लेंगे केवल, ये KF हो जाएगा और ये मोलैलिटी रहेगी ऐसे। और ये तब का है जब सुक्रोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज इनके लिए। और अगर टूट रहा है तो डेल्टा TF इजिकल टू क्या हो जाएगा, IKF इंटू एम। और मेरे पास लास्ट केस है, मेरे पास पाई V इजिकल टू NST। ये मेरे पास ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला है, मगर ये तब का है जब आपका ना तो ब्रेक होगा ना आपका जुड़ेगा। मगर जब अगर ब्रेक हो गया तो पाई V इजिकल टू INST को मिला के आई का सब में मल्टीप्लाई कर देना है। और आई निकालने का मैंने तरीका आपको अच्छे से बता दिया, अब इसको नोट कर लीजिए। अब हम अपने नेक्स्ट चैप्टर, देखो मैं उन क्वेश्चंस को ही बताने के लिए आया हूँ जिनमें ट्विस्ट है, जिसमें कोई घुमाओ। इसको आप नोट कर लीजिए फटाक से। अब देखिए भाई, एक गड़बड़ी बच्चे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा करके आते हैं, ठीक है भाई। दिक्कत क्या है भाई, E0 सेल निकालना सभी को पता है कि अगर आपको कभी दो अलग अलग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे दिए जाएं और बेटा आपसे कह दे कि बेटा E0 सेल निकाल दो, तो आपने फॉर्मूला पर रखा होगा E0 सेल। देखो भाई, मेरे पास आयरन का E0 दे रखा है X, कोबाल्ट का दे रखा है Y, मेरे को निकालना है E0 सेल, ठीक है। तो E0 सेल का मतलब हो गया मेरे पास E0 मैंने राइट लिख दिया माइनस E0 मैंने क्या लिख दिया, लेफ्ट लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर उसने ऑलरेडी कोई ना कोई रिएक्शन लिख के दी होगी। जैसे मान लो मैं रिएक्शन लिख देता हूँ, ऐसे एक बना देता हूँ रिएक्शन, यहाँ पर Fe इधर लिख लेता हूँ, ठीक है, और प्लस यहाँ पर लिख लेता हूँ कोबाल्ट, ये ऑक्सीडेशन, तो कोबाल्ट +3 यहाँ कर लेता हूँ, और उधर मेरे पास कर लेता हूँ यहाँ पर कोबाल्ट +2, और ये मेरे पास Fe+2, ठीक है। आप देख सकते हैं कि इस रिएक्शन में आयरन वाले का ऑक्सीडेशन हो रहा है और कोबाल्ट वाले का रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। स्टोइचियोमेट्री मैंने यहाँ नहीं लिखी क्योंकि E0 बनाते समय स्टोइचियोमेट्री से कोई मतलब नहीं होता। अगर आपको E0 लिखना है तो आगे के कोफिशिएंट से कोई मतलब नहीं होता है। ये गड़बड़ी ये लोगों को नहीं पता होता। और जब ई से लिखना होता है तो स्टोइचियोमेट्री से मतलब होता है। फिलहाल लोगों को फॉर्मूला तो पता होता है, राइट माइनस लेफ्ट, बच्चा यही करके जाता है। मगर बेटा इस बात का भी ध्यान देना कि ये जो E0 है ये भी रिडक्शन का होना चाहिए, और ये जो E0 है वो भी आपका रिडक्शन का होना चाहिए। आप इनमें कभी भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नहीं लगाएंगे, आप हमेशा लगाएंगे बेटा रिडक्शन पोटेंशियल। अच्छा, आपको फॉर्मूला बताया गया होगा LOAN और RRCP, ये आपको बताया गया होगा, ठीक है। तो जो लेफ्ट वाला होता है बेटा वो ऑक्सीडेशन। देखो उसने क्वेश्चन में देखो क्या दे रखा है, उसने क्वेश्चन में यहाँ पर आयरन का भी करा रखा है ऑक्सीडेशन और कोबाल्ट का भी करा रखा है ऑक्सीडेशन। नहीं भाई, आपको चाहिए रिडक्शन, तो बच्चा सीधा वैल्यू लगा देता है और क्वेश्चन को गलत कर देता है, ठीक है। तो पहले आप इसको पलट लेंगे, पलटने का मतलब क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे Fe+2 से Fe। जब ये पलटोगे तो ये माइनस का x कर देना, साइन चेंज करना है, मतलब ये है, ठीक है। अगर आप इसको पलटेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा कोबाल्ट +3 से कोबाल्ट +2, साइन चेंज करेंगे तो -y, मतलब ये वैल्यूज निकल आएंगी। अब देखिए जो राइट वाला होता है वो रिडक्शन वाला होता है, तो रिडक्शन छांट लो बेटा, रिडक्शन कोबाल्ट वाला, मतलब ये लगाना है कोबाल्ट की वैल्यू, तो मैंने कोबाल्ट का मान लगा दिया, कोबाल्ट की वैल्यू अब सही हो गया है, तो -y हो गया माइनस, और यहाँ पर अब तो आयरन का ही बचा, तो आयरन का हो गया -x हो गया, तो आंसर आएगा ये बेटा, ये प्लस का हो जाएगा तो x - y, बाकी जो भी x y की वैल्यूज होंगी उसके अकॉर्डिंग बेटा आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं इस क्वेश्चन में ये बताने की कोशिश कर रहा था कि जब भी कभी आपको E0 निकालने के लिए आपको स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देगा तो आप उनको पहले कन्वर्ट कर लेंगे बेटा किसमें, रिडक्शन पोटेंशियल में, फिर आप सॉल्व करेंगे। अच्छा, इस तरह से तो कोई क्वेश्चन ये दे रखा है बच्चा, मैंने फिर से बोला कि जब कभी रिएक्शन में E0 निकालने के लिए आता है तो उसकी स्टोइचियोमेट्री मतलब आगे जो मल्टीप्लाई है उनसे में कोई मतलब नहीं होता। मगर जब कभी ई सेल कहेगा, इस क्वेश्चन में उसने कहा ई सेल निकाल दो, क्या कहा, ई सेल, तो यहाँ पर ई सेल निकालने में बच्चा बहुत परेशान हो जाता है, कैसे निकलता है। देखो भाई, ई सेल का जो फॉर्मूला है वो होता है E0 सेल और माइनस का 0.0591/n और log 10 बेस पर, log 10 बेस पे आप ऊपर लिखेंगे राइट वाला और नीचे लिखेंगे लेफ्ट वाला, ठीक है। ये G+ था,
यहाँ पर Ag होगा, ठीक है, इस जगह, ठीक। अब बताइए राइट वाले में केवल आप वो लिखेंगे जो बेटा आयन वाला होगा, तो यहाँ तो कॉपर डबल प्लस है, ये लगा देंगे, और यहाँ पर सिल्वर प्लस की पावर में 2 भी लगाना है, ध्यान रखेंगे इस बात का। तो Ag प्लस की पावर में 2। अब इस क्वेश्चन में क्या, अगर आपको ई सेल निकालना है, इस क्वेश्चन में अगर आपको ई सेल निकालना है तो फिर आप क्या करेंगे, ई नॉट सेल, बेटा ई नॉट सेल आप इससे निकाल लेंगे, ई नॉट राइट माइनस लेफ्ट। देखो ये भी रिडक्शन का, ये भी रिडक्शन का, कोई दिक्कत नहीं। राइट मतलब रिडक्शन, रिडक्शन मतलब सिल्वर वाला, मतलब आप सिल्वर वाले में से ये घटा देंगे तो ई नॉट सेल आ जाएगा। एन की वैल्यू यहाँ पर 2 आएगी, क्योंकि साफ दिख रहा है यहाँ से कॉपर डबल प्लस बनने में 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है, वो लगा देंगे। कॉपर डबल प्लस का आपके न्यूमेरिकल में कंसंट्रेशन दिया होगा 0.1 मोलर, 0.2 वो आप लगा देंगे, और सिल्वर प्लस का भी आपको दिया होगा कंसंट्रेशन, वो भी आप लगा करके अपने ई सेल को कैलकुलेट कर देंगे। इस क्वेश्चन में बच्चों को दिक्कत ये होती है, स्टोचियोमेट्री लगाना भूल जाते हैं। क्या लगाना भूल जाते हैं, स्टोचियोमेट्री। भाई यहाँ पर 2 था, कैंसर हम लोगों ने ई नॉट में तो कभी स्टोचियोमेट्री यूज करी नहीं बेटा, ई नॉट में नहीं यूज होती है हमारी जो स्टोचियोमेट्री, वो ई सेल में यूज होती है। इसको बनाइए, फिर 2 क्वेश्चन और बताता हूँ इसके। अब देखिए इस क्वेश्चन में गलती का भंडार है भैया। इस क्वेश्चन को करने के लिए बच्चे बिल्कुल आतुर रहते हैं कि बस आए और मैं गलत करूं, बस आए और मैं गलत करूं। तो देखो भाई गलत कैसे नहीं करना है। देखो भाई बच्चों को ये ग्राफ ध्यान होता है कि मेरे पास ये ऑनसेगर इक्वेशन आपको बताई गई होगी, मोलर कंडक्टेंस और रूट सी के बीच अगर मैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ ड्रा करता हूं तो बेटा इस तरह से कंसंट्रेशन लीनियरली घटता है, इस तरह से कंसंट्रेशन लीनियरली घटेगा, ठीक है। मगर ये जो ग्राफ है बेटा वो स्ट्रॉन्ग वाले का है। चलो बच्चा तो ये घर से रट के चला गया कि भैया स्ट्रॉन्ग का आएगा तो मैं ऐसे बता दूंगा, और सर अगर वीक का आएगा, वीक का सर अगर आता है अंडर रूट सी तो मैं ऐसे बता दूंगा, ठीक है। बच्चा अच्छी तरह से घर से बिल्कुल रट के चला है, बिल्कुल उसको आपस आए, बस उसने क्या दे दिया, उसने दे दिया भैया KCl और NaCl का बता दो कि कैसे बनेगा, दोनों का कंपेयर करा दो। अब बच्चा परेशान यार, NaCl भी स्ट्रॉन्ग, जो तेज बच्चा वो परेशान है ना, कह रहा जो स्ट्रॉन्ग NaCl है भाई वो भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, और जो KCl है बेटा वो भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो भैया फंस गया कि कैसे ग्राफ बनेगा। कन्फर्म है दोनों के ग्राफ ऐसे ही बनेंगे, मगर कौन सा ऊपर और कौन सा नीचे बनेगा ये बच्चा परेशान है। तो देखो भाई आप क्या करो, NaCl लिख लो, फिर आप KCl लिख लो। पहले हमको ये बताओ इन दोनों में से कौन सा आयन ऐसा आयन है जिसके कंडक्टेंस बराबर होंगे, तो बेटा Cl के दोनों में बराबर ही होंगे। तो अब बात कर लेते हैं बेटा Na प्लस की और बात कर लेते हैं K प्लस को। तो एक बात ध्यान रखिएगा, अभी के लिए बता रहा हूँ, अभी शॉर्ट टिप्स में बता देता हूँ। जो छोटा आयन होगा उसका हाइड्रेशन ज़्यादा होता है, वो हैवी हो जाता है। उसका हाइड्रेशन ज़्यादा होगा तो पानी के मॉलिक्यूल आके उससे जुड़ जाएंगे, तो इतना हैवी होगा वो धीमे धीमे चलेगा, तो उसका कंडक्टेंस कम होगा, मतलब उसका कंडक्टेंस कम होगा। तो लेमडा एम की वैल्यू, लेमडा एम क्या है भाई, कंडक्टेंस ही तो होता है। ये नीचे से बनाएंगे, मतलब कुल मिला के जैसे उसने अगर LiCl दे दिया, क्या दे दिया LiCl, भाई लिथियम से बड़ा होता है सोडियम, सोडियम से बड़ा होता है पोटेशियम, इतना तो पता ही होगा। तो सीधी सी बात है लिथियम का आयन छोटा है, छोटे आयन का हाइड्रेशन ज़्यादा होता है, मतलब लिथियम में पानी भाई तुम्हारे ऊपर 10-12 बोरे लाद दिए जाएं बिल्कुल भरे भरे, चल पाओगे, नहीं चल पाओगे ना। तो छोटे आयन का हाइड्रेशन हो जाता है तो उसका कंडक्टेंस हमेशा कम आएगा। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, मैंने 3 बना दिया, तो ये बेटा LiCl का मानेंगे, ये बेटा NaCl का मानेंगे, और ये किसका मानेंगे KCl का। तो इस तरह से आप पीरियोडिक टेबल में ट्रेंड कर सकते हैं, साइज देख सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप करके जाएंगे। इसको बना लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ फटाक से। अब देखो 2 क्वेश्चन ये केमिकल काइनेटिक्स के जहाँ बच्चे बहुत गलती करते हैं। देखो भाई जब मेरे पास कोई इक्वेशन दी जाए और वहाँ पर आपको पता होगा रिलेशन बिटवीन रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ रिएक्टेंट एंड रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, तो मैं इसको सबको रिलेट करता हूँ। मगर मेरे से क्वेश्चन कभी कभी पूछता है बेटा रेट ऑफ रिएक्शन, तो जरा मैं रिलेशन देख लेता हूँ बेटा। इसकी स्टोइचियोमेट्री 1 है, इसकी 3, इसका 2, तो इसका मैं लिखूंगा। हाँ, रिएक्टेंट के रेट आप कैसे लिखते हैं बेटा माइनस में, प्रोडक्ट की कैसे लिखते हैं बेटा प्लस में, तो माइनस का d ऑफ dt ऑफ N2 हो जाएगा इजिकल टू प्लस का, सॉरी माइनस का ही रहेगा, ये भी रिएक्टेंट है, माइनस का 1/3 d ऑफ dt ऑफ H2 हो जाएगा इजिकल टू प्लस का हो जाएगा 1/2, ये हो गया d ऑफ dt ऑफ NH3। अब इस क्वेश्चन में बेटा सबके मतलब समझ लो। जब तुमसे कहा जाएगा इतना वर्ड, इसका मतलब है रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन। अगर उसने आपके क्वेश्चन में दिया है रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो इतने की वैल्यू है, निगेटिव को मिला करके 1/3 का यहाँ कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अगर उसने कहा
रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन, तो भाई इतने की वैल्यू है, ऑलरेडी 1 है तो उसका कोई मतलब नहीं, ठीक है। उसने कहा रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, तो भाई इतने की वैल्यू है, इतने की वैल्यू है, इतने की वैल्यू है, ठीक है। मगर जब उसने कहा रेट ऑफ रिएक्शन कहा, जब उसने रेट ऑफ रिएक्शन कहा तो सारी स्टोइचियोमेट्री बना लेना। मतलब देखो ये 2 डब्बे बन गए, जो बड़ा डब्बा है, जो बड़ा डब्बा है वो है रेट ऑफ रिएक्शन का। बड़ा डब्बा किसका है बेटा? रेट ऑफ रिएक्शन का। और देखो सब इक्वल है, जब इसमें कहेगा तो ये बड़ा वाला जो बनेगा मतलब -1/3 या 1/3 को मिला के जो आएगा वो रेट ऑफ रिएक्शन है। यहाँ तो ये अकेला ही है तो ये भी रेट ऑफ रिएक्शन है, ठीक है। हाँ, इसमें जो अंदर वाला डिब्बा है इसका नाम बोल दो बेटा, इसका नाम बोल दो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। अंदर वाले डिब्बे का नाम बोलो भैया क्या है? रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन। इसका नाम तो दोनों ही है, क्योंकि यहाँ जब स्टोइचियोमेट्री 1 होगी तो वही रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ समथिंग होगा, देन रेट ऑफ रिएक्शन भी होगा। तो बच्चे गड़बड़ी करते हैं यहाँ पर, उनसे पूछा कुछ और जाता है, करके कुछ और आते हैं, फिर कहते हैं पेपर कठिन था, पेपर कठिन था। पेपर कहाँ से कठिन था? ठीक से पढ़ के जाते हैं भाई, पेपर तो सरल था, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह की गलतियां बच्चे करते हैं कि अगर रेट ऑफ डिकम्पोजिशन बोला गया है या रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पर्टिकुलर प्रोडक्ट पूछा गया, पर्टिकुलर प्रोडक्ट पूछा गया है तो स्टोइचियोमेट्री को नहीं उठाना है। और जब रेट ऑफ रिएक्शन पूछेगा ना बेटा, जब रेट ऑफ रिएक्शन पूछे तो स्टोइचियोमेट्री को उठा लेना है, ठीक। ये ग्राफ बच्चे भूल जाते हैं, जीरो ऑर्डर के ग्राफ। देखो भैया, जीरो ऑर्डर का मतलब होता है रेट बराबर के ए की पावर 0। पहली बात तो पहला ग्राफ तो ऐसे देख लो। ये बताओ जब पावर यहाँ पे 0 कैसे भूल जाते हो? हमें तो ये नहीं समझ रहा कैसे भूल कैसे जाते हो, ठीक है। अगर यहाँ बेटा पावर 0 है, इसका मतलब तुम कंसंट्रेशन कुछ भी बढ़ा दो, आपका रेट में कोई फर्क ही नहीं पड़ना। तो देखो पहला ग्राफ देखो, कंसंट्रेशन और रेट के बीच है, ये बता रहा है मैं यहाँ हूं ही नहीं, मैं तो एब्सेंट हूं यहाँ, क्योंकि पावर 0 है। तो अगर आप ए बढ़ाओगे, मैं कंसंट्रेशन बढ़ा रहा हूँ, ए बढ़ा रहा हूँ, तो रेट कांस्टेंट चल रहा है, रेट में कोई फर्क नहीं है। तो आप ग्राफ में इस चीज का जरूर ध्यान दिया करो, किसके किसके बीच ग्राफ पूछ रहा है। आप घर से कुछ लाइनें घर में मेकअप करके गए, कैसी जा रही है, एक ऐसी जा रही है, एक ऐसी जा रही है। आप लाइन तो खूब मेकअप करके गए हो कि मट्टा ये भी मेकअप कर लो कि भाई किसके किसके बीच पूछा गया है। ये अगर मेकअप कर लोगे ना माइंड में तो कभी गलत नहीं होगा। तो बताओ यहाँ पर टाइम और कंसंट्रेशन के बीच पूछ रहा है, तो भाई जो मेरे पास KT वाला फॉर्मूला होता है, KT = होता है A0 - A। तो भैया यहाँ से अगर मैं T निकालूं तो A0 अगर मैं लाइन की इक्वेशन देखूं तो मेरे पास यहाँ पर लाइन की इक्वेशन बन जाएगी। इसमें मेरे पास इसको ऐसे लिख लेता हूँ, KT या मैं ऐसे करा लेता हूँ A माइनस का KT और प्लस का A0। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये A माइनस, लाइन की इक्वेशन समझ में आ गई, लाइन की इक्वेशन। तो यहाँ पर y तो मेरे पास कंसंट्रेशन हो गया और ये T मेरे पास टाइम हो गया। स्लोप माइनस आ रहा भाई, स्लोप अब एक बार इसको देख लो ना, स्लोप माइनस में तो इसका स्लोप की वैल्यू भी मेरे को दिख रही है -K। और इंटरसेप्ट यहाँ पर जो इंटरसेप्ट है बेटा A0 है। ये कब ग्राफ बनाओगे आप? ऊपर आप टेढ़ी पकड़ी लाइनें तो देख के गए हो, मगर ये भी देख लो ना बेटा किसके बीच है। ये ग्राफ कब बनाओगे? जब कंसंट्रेशन और टाइम। दिक्कत यही आती है, कि कभी सीधा लाइन, अरे टेढ़ा पकड़ा करके तो किसके बीच वो। तो देखो ये बेटा T½ और A0 के बीच है। केवल जीरो ऑर्डर के रिएक्शन के लिए मेरे पास जो T½ की वैल्यू होती है वो इनिशियल कंसंट्रेशन के बढ़ाने से बढ़ती है। तो यहाँ A0 अगर बढ़ेगा तो T½ भी बढ़ेगा। यहाँ पर इंटरसेप्ट 0 होता है। तो आप ग्राफ तो देख के जाते हैं, मगर ये भी देख के जरूर जाओ कि वो ग्राफ किसके बीच बना हुआ है। देख लेता हूँ, अगर 1-2 क्वेश्चन और डाउट वाले हैं तो मैं देख लेता हूँ, अदरवाइज लगभग क्वेश्चन, हाँ एक क्वेश्चन और है, इसको और करा देता हूँ, इसको आप नोट कर लीजिए। अब देखो ये 2 ग्राफ बेटा बच्चे बनते हैं, यहाँ बच्चा बड़ा परेशान रहता है। दोनों ग्राफ में भैया वही तो समस्या। पहला ग्राफ देखो ऐसा बना, दूसरा ग्राफ भी ऐसे जाके ऐसे बना। बच्चा कह रहा मैं तो घर से पढ़ के कहता भाई देखो मैंने यहाँ पर लिख दिया एनर्जी लिख दिया और यहाँ लिख दिया रिएक्शन कोऑर्डिनेट लिख दिया। क्या लिख दिया? रिएक्शन कोऑर्डिनेट। और यहाँ लिख दिया फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। क्या लिख दिया? फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल लिख दिया, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। और इधर लिख दिया मैंने एनर्जी लिख दिया। अब सीधा समझ लो यार, कुछ बच्चे कहें सर मेरे को तो बस पहाड़ ध्यान था, मुझे को पहाड़, अरे पहाड़ तो ध्यान था तुम्हें भाई, मेरी बात तो सुनो। ये ग्राफ अलग है यार, वो ग्राफ अलग है, दोनों में कितना डिफरेंस है। वो अलग ग्राफ चल रहा है, वो कोलिजन थ्योरी का ग्राफ चल रहा है भाई, और ये चल रहा है मेरे पास एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन वाला ग्राफ है। इधर जो पीक आ रही वो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन नहीं बता रहा हूँ। अब देखो ये मेरे पास इधर एनर्जी है, इधर रिएक्शन कोऑर्डिनेट है, मतलब ये जो एनर्जी है रिएक्टेंट की मैं ऐसे बना लेता हूँ,
बताओ, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ है, रिएक्टेंट की एनर्जी है किसकी है, प्रोडक्ट की है। तो ये जो अगर यहाँ एनर्जी, भाई बच्चा गलत करता है भाई, वो देखता है भाई पहला भी ऐसा दूसरा भी कंपेयर ही नहीं कर पा रहा है। कारण क्या है, वो ये नहीं देख पा रहा कि ग्राफ किसके किसके बीच बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये ग्राफ है बेटा, पोटेंशियल एनर्जी लगभग और रिएक्शन कोऑर्डिनेट, ये रिएक्टेंट ये प्रोडक्ट। तो ये जो एनर्जी होती है रिएक्टेंट से लेके जो टॉप वाली है ना, इसको बोलते हैं एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। ये वो एनर्जी है जो रिएक्शन को कराने के लिए रिक्वायर्ड होती है। ये एनर्जी बेटा किसकी है, रिएक्टेंट की होती है। ये बेटा किसकी होती है, प्रोडक्ट की होती है। और इनके बीच का जो गैप होता है, इनके बीच का जो गैप होता है वो डेल्टा एच होता है। क्या होता है बच्चा, डेल्टा एच। अगर डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो एंडोथर्मिक हो जाता है, अगर डेल्टा एच की वैल्यू निगेटिव आती है तो बेटा क्या हो जाता है, एक्सोथर्मिक। फिलहाल देखो यहाँ पर प्रोडक्ट की एनर्जी घट रही है, मतलब एनर्जी रिलीज भई होगी, तो डेल्टा एच निगेटिव होगा तो एक्सोथर्मिक, अगर ये ग्राफ ऊपर रुक गया तो एंडोथर्मिक। ये जो पूरी एनर्जी होती है ये टोटल एनर्जी है। क्या है बेटा, टोटल एनर्जी है। बात समझ रहे हैं। तो यहाँ पर ये मेरे पास टोटल एनर्जी है, ये एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है, और ये एनर्जी ऑफ रिएक्टेंस को मैं बोलता हूँ थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्या बोलता हूँ, मतलब बॉटम से लेकर के बिल्कुल खोपड़ी तक यहाँ जो आ रहा है वो थ्रेशोल्ड एनर्जी है। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी में मैं क्या करूँगा, अगर एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ये वाली प्लस रिएक्टेंट की, मतलब थ्रेशोल्ड एनर्जी जो है E ऑफ THRES बराबर क्या हो जाएगा, EA प्लस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, ये इन दोनों का फॉर्मूला होता है। तो ये तो इस ग्राफ की बात हो गई। ये जो ग्राफ है देखो कुछ अलग टाइप का है। यहाँ लिखा है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल और ये एनर्जी, ये बता रहा है कि किन मॉलिक्यूल के फ्रैक्शन की एनर्जी ज़्यादा है। तो देखो शुरुआत में जो एनर्जी बेटा कम है, मगर जो आखिरी में आप देखें, आखिरी में अगर मैं इस फ्रैक्शन की बात, देखो भाई ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है, ध्यान से देखो ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है। इतने मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनकी एनर्जी बेटा काफ़ी ज़्यादा है। तो ये जो लास्ट वाले फ्रैक्शन वाले मॉलिक्यूल हैं ये ज़्यादा एनर्जी के हैं, तो ये आपका एक्टिव कोलिजन देंगे। कैसा कोलिजन देंगे, एक्टिव कोलिजन देंगे, इफेक्टिव कोलिजन देंगे और रिएक्शन को प्रोसीड करेंगे। अगर इसमें आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ये ग्राफ ऐसे से ऐसा हो जाता है, मतलब आपकी जो फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी, मतलब फ्रैक्शन इतनी एनर्जी का फ्रैक्शन, मतलब कुल मिला के वो मॉलिक्यूल बढ़ गए जिनकी एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी। मतलब अगर आप क्या करते हैं, ये T1 का है तो ये T2 का है, और T1 कम है T2 ज़्यादा। जितना आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एक पर्टिकुलर फ्रैक्शन के मॉलिक्यूल्स की एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी। सीबीएसई खूब पूछती है वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पर फिर हम T3 करेंगे तो फिर बढ़ जाएगा, मतलब T3 का ग्राफ ऐसा आ जाएगा। आप देख रहे हैं कि ये वैल्यू ऊपर जा रही है, ऊपर जाने का मतलब फ्रैक्शन बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है, फ्रैक्शन बढ़ रहा है उन मॉलिक्यूल्स का जिनकी बेटा एनर्जी ज़्यादा है। तो उम्मीद है आपको ये डाउट जिनमें गड़बड़ियाँ हो सकती, मैंने यहाँ पर कोई पढ़ाने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं नहीं आया था, मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से आज डे फर्स्ट का लेक्चर लेके आया हूँ कि इन 3 चैप्टर्स में आप जहाँ जहाँ गड़बड़ियाँ करते ना, वहाँ वहाँ मैंने आपको सतर्क कर दिया है कि अगर आप देख लेंगे वीडियो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, वरना गड़बड़ियाँ करके आप आ जाओगे। तो कल हम लोग फिर से मिलते हैं अपने डे 2 पर, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हेलो एल्केन्स, हेलो एल्केन्स में कहाँ कहाँ गड़बड़ करोगे आप, और एल्कोहल, फिनॉल, ईथर में। अगर लेक्चर पसंद आया हो तो अपने दोस्तों को शेयर कर दो, चैनल सब्सक्राइब ना करो तो कर लो, वरना डे 2 का लेक्चर क्या ढूंढोगे जाके क्या यूट्यूब पे, तो भैया ढूंढने से अच्छा नोटिफिकेशन आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।